नमस्कार, मैं पुष्यमित्र। मेरे साथ इस वक्त विजय चौधरी जी हैं। विजय चौधरी जी राष्ट्रीय अति पिछड़ा मोर्चा के अध्यक्ष हैं और अति पिछड़ा राज्य स्तरीय कर्मचारी संगठन के संयोजक हैं। और हम इनसे बातचीत करने यहाँ आए हैं क्योंकि अभी बिहार की राजनीति में ख़ास तौर पर अति पिछड़ा समूह को लेके एक अलग तरह की राजनीतिक गतिविधियाँ बढ़ गई है। एक तो गतिविधि इस तरह की है जो इतनी इस्टेब्लिश्ड पार्टियां हैं, चाहे भाजपा हो, राजद हो, जदयू हो और कांग्रेस हो, और तमाम पार्टियां चाहती हैं कि अति पिछड़े उनके साथ आ जाए। और अति पिछड़ा समूह के बीच में भी एक अलग तरह की गतिविधि है कि अलग अलग जातीय समूह बनाकर वो अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, चाहे उसमें वीआईपी पार्टी हो। ये एक नई पार्टी अभी बनी है, पान समूह के नाम से आईपी गुप्ता जी ने बनाई है, वो है। तो राजनीतिक रूप से अति पिछड़ी जातियों की सक्रियता बिहार में बढ़ी है, वो पिछले कुछ सालों से बढ़ रही है। दरअसल बिहार की राजनीति में जैसा मैं समझता हूँ, आपसे भी मैं जानने की कोशिश करूँगा कि 90 के दशक में या उससे पहले ही पिछड़ों की राजनीति, मझोली जातियों की राजनीति मजबूत हुई थी, जो त्रिवेणी संघ के समय से शुरू हुई थी, उसका असर था। लेकिन धीरे धीरे ये समझा जाने लगा कि इस राजनीति में अति पिछड़े कहीं पीछे छूट रहे हैं। तो अभी जो ये सरगर्मी बढ़ी है, उसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अति पिछड़ा के बारे में जानने के लिए आप उत्सुक हुए हैं। खास करके ये हमारे लिए अति पिछड़ा के लिए गौरव की विषय है। अति पिछड़ा वैसी जातियों को कहा जाता है जो नौकर चाकर या परंपरागत जातिगत व्यवसाय से जुड़े हुए जातियां हैं, जो लेबर मजदूरी का काम करते हैं, घर में मजदूरी, खेतिहर मजदूरी का काम करते हैं, वैसे समूह को अति पिछड़ा कहा। इसकी पहचान सबसे पहले 1947 में ही इसकी व्याख्या की गई थी कि पिछड़ों में भी दो तरह के हैं। तो इसमें दोनों की स्थिति भिन्न भिन्न है। एक माने रैयत हैं, छोटे छोटे ज़मींदार हैं, खेत जोत वाले हैं, वो खेती करके करते हैं। एक दूसरा वर्ग भी है तो जो उसके खेत में मजदूरी करते हैं, और जो मजदूरी क्लास है, जो साल में एक बार जो पेशा के आधार पर मजदूरी मिलती थी, वैसी जातियों की स्थिति में कोई चेंज नहीं आया। आप बता रहे कि 1947 में पहचान की गई। किसने हाँ, किसने पहचान? ये कांग्रेस सरकार की देन है। संविधान सभा में जब बहस चली तो संविधान सभा में पिछड़ों की स्थिति के बारे में भी बहस चली, और बहस चली तो उसमें कहा कि सब जो पिछड़ों में दो तरह की स्थिति है। अच्छा, संविधान सभा में उसी आधार पर 1951 में बिहार सरकार ने जो एक सर्वे करवाया शिक्षा विभाग के द्वारा सर्वे करा करके उन्होंने देखा कि पिछड़ों में 79 जातियां जो हैं अति पिछड़ी हैं। अच्छा। और 30 जातियां पिछड़ी जातियों में उसको क्लासिफिकेशन किया। उसका आधार क्या था? आधार था वही जाति, इकोनॉमी, शिक्षा, इसी आधार पर किया। तो उसको हम उस आधार पर उन्होंने कहा कि जो शैक्षणिक रूप से बहुत कमज़ोर लोग हैं, तो इसको शिक्षा में, नामांकन में और छात्रवृत्ति में इसको हम प्रोत्साहन देंगे, छात्रवृत्ति देंगे, नामांकन में विशेष अवसर देंगे। तो इसी आधार पर हम लोगों को 1951 से माने आरक्षण जो हमारे समाज को कुछ न कुछ मिलना शुरू हुआ, नामांकन में, छात्रवृत्ति में। 1900 अलग से 53 में एक सरकार की गजट निकाली थी। 1953 में गजट निकाली कि देखो अति पिछड़ा जो है नौकरी में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसका प्रतिनिधित्व तो एक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसको देखो। यदि नहीं आ रहा है तो उसको लेने के लिए सुनिश्चित करो कि कम से कम एक पिछड़ा रहे। ये श्री बाबू की सरकार में हुई थी, श्री कृष्ण बाबू की सरकार में हुई थी। फिर 1930 उसमें क्या मिला, कोई जानकारी मिली? जानकारी मिली इतनी, इसका तो रिपोर्ट नहीं है, लेकिन ये नोटिफिकेशन निकला। उस समय एक पहल शुरू की गई, लेकिन तब तक फिर 1953 में काका कालेलकर आयोग बहाल हो गया। काका कालेलकर आयोग ने भी माने 2399 जाति का सर्वे किया पिछड़ी जातियों में, पूरे इंडिया में, पूरे भारत में। उसमें 837 जाति को अति पिछड़ा में रखा। उन्होंने भी माना? हाँ, उन्होंने भी माना। और 1627 जाति को, बाकी जो रेस्ट पड़े वो पिछड़ी जाति में रखा। तो इस तरह प्रथम बार संवैधानिक उसका पहचान बना अति पिछड़ा का आयोग में बना। राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना, संवैधानिक पहचान बना।
दुर्भाग्यवश वो कल आयोग का रिपोर्ट नहीं हो सका। कारण इसका था कि 11 मेंबर में 5 मेंबर डिसेंट नोट दे दिए थे। दूसरी उस समय की जो व्यवस्था थी, जो राजनीतिक व्यवस्था थी, हाँ, जो सोच थी, उसके तहत इसको पास नहीं होने दिया गया। एक दुखद पहलू ये है। लेकिन अति पिछड़ा का आरक्षण जो नामांकन और छात्रवृत्ति में था वो जारी रहा, स्कूल में एडमिशन में और छात्रवृत्ति में वो जारी रहा बिहार में। उसके बाद 1962 में बालाजी केस वर्सेस मैसूर में उच्चतम न्यायालय के डिसीजन से पूरे देश में आरक्षण बंद हो गया कि जाति के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। तब श्री बाबू की सरकार ने 500 रुपया आय सीमा तय करके सिर्फ जाति के आधार पर नहीं दिया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट का था, तो उन्होंने आय की सीमा तय करते हुए 500 रुपया, और ये जो पूर्व से चल रहे थे छात्रवृत्ति और नामांकन, उसको जारी रख दिया। जिसकी आय सीमा 500 रुपया के नीचे है उसको हम ये सुविधा देंगे। लेकिन उसमें अति पिछड़ा ये सब खत्म नहीं है। नहीं रहा, हमारा एनेक्सर 1 रहा। एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2 बंटवारा हुआ था। तो एनेक्सर 1 का जो मिल रहा था विशेष अवसर, जाति और जो संविधान में प्रावधान है सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर, तो उसमें आय का सीमा लगा के 500 रुपया का उसको आरक्षण जारी रखा हो। तो ये जारी रखा। फिर कर्पूरी ठाकुर 1971 में बने मुख्यमंत्री। उन्होंने 1 जून को पिछड़ा वर्ग के सुधार के लिए उसका आयोग एक गठित कर दिया। लेकिन 2 जून को वो इस्तीफा माने हट गए, उनके माने मुख्यमंत्रित्व काल खत्म हो गया। हट जाने के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, भोला पासवान शास्त्री जी उसके मुख्यमंत्री बने। उन्होंने पहले जो कमेटी बनाई थी कर्पूरी ठाकुर 20 सदस्यों की कमेटी थी, तो उसके जगह भोला पासवान शास्त्री जी ने 6 सदस्यीय कमेटी बनाई और आदरणीय मुंगेरी लाल बैठा के अध्यक्षता में मुंगेरी लाल आयोग गठित किया। मुंगेरी लाल आयोग गठन करने के उपरांत उन्होंने 76 में अपना रिपोर्ट दिया, और 76 में रिपोर्ट दिया जिसमें 93 जाति को अति पिछड़ा में रखा। उस समय पहले 79 था। हाँ, अब 93 कर दिया, और 35 जातियों को, 35 जातियों को 2 में रखा, पिछड़ा में रखा, और ये अपना रिपोर्ट दे दिए। लेकिन तत्कालीन जगन्नाथ मिश्रा की सरकार उस रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं किए। जब कर्पूरी जी आए 77 में फिर, तो उन्होंने 10 नवंबर 1978 को ये मुंगेरी लाल कमीशन का जो सिफारिशें थे उसको लागू किया। उसमें क्या किए, 12% अति पिछड़ों को आरक्षण दिए, 8% दिए पिछड़ों को, 3% महिलाओं को, और 3% सवर्णों को आरक्षण दिए। इस तरह एक सामाजिक न्याय का इतिहास रचने का काम, सबके उन्नति का काम कर्पूरी ठाकुर ने किया। जो सामाजिक समरसता है, सभी वर्गों को साथ लेने का काम उन्होंने। एक तरह से आप इतिहास बता रहे हैं। ये इतिहास बता रहे हैं। ये मतलब आपका कहना है कि आज़ादी के वक्त से ही हमारे नीति नियंताओं ने यह महसूस किया कि जो हम पिछड़ा समूह कहते हैं उसमें सब एक जैसे नहीं है। एक जैसे नहीं, उसमें भी कुछ लोग हैं जो ठीक ठाक स्थिति में हैं, हाँ, और कुछ लोग थोड़े कमज़ोर हैं, उनको 2 हिस्से में बांटने की ज़रूरत है। तो जो आज तक चला रहा है पिछड़ा और अति पिछड़ा वही चल रहा है। और थोड़ा सा इसमें हम पाठकों की समझदारी के लिए समझना चाहेंगे कि एक तो सवर्ण है और दूसरा समूह है पिछड़ों का, जिसमें पिछड़े और अति पिछड़े हैं, और तीसरा दलित। ये सब हिंदुओं में खासतौर पर है, और आदिवासी हैं। तो फिर दलितों को पिछड़ों से कैसे अलग किया गया? दलितों को पिछड़ों से अलग सर 1932 से जो पुनः पैक्ट हुआ, उसके बाद जो पहचान हुई, तो उसमें हुआ जो सछूत और अछूत, 2 तरह का, अनटचेबल और टचेबल। जो अनटचेबल थी वो दलित के रूप में चले गए, और जो सछूत थे वो बैकवर्ड बीसी के रूप में आ गए। तो हम अपने समाज में समझ सकते हैं कि एक जाति वो है जो सवर्ण है और जिसके पास पहले धार्मिक आधार पर सारी सुविधाएं हैं,
और वो आर्थिक रूप से भी ठीक ठाक स्थिति में है, तो वो सवर्ण है। उसके बाद एक ऐसी जाति समूह आता है जो ये सामाजिक रूप से तो पिछड़ी है, लेकिन आर्थिक रूप से कमोबेश ठीक ठाक है, वो पिछड़ी जातियों का समूह है। और उसके बाद जो जातियां हैं जो छुआछूत की शिकार नहीं है, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर है, शैक्षणिक रूप से कमजोर है और घरेलू नौकर का, शिल्पकारों का और खेतिहर मजदूरों का काम करते हैं, वो अति पिछड़े हैं। और जिनके साथ छुआछूत होता है वो नहीं होता है, जिनके साथ छुआछूत होता है वो अनुसूचित जाति और जो आदिवासी हैं वो अनुसूचित जनजाति। ये हमारा कैटेगरी है, उसमें अति पिछड़े भी हैं। अति पिछड़े का एक ऐसा समूह है जो जिनको अलग से बहुत ज़्यादा आरक्षण नहीं मिलता रहा है। तो अभी जो जाति गणना हुई है उसमें कई बार दिखता है कि दलितों और अति पिछड़ों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, सिवाय इसके कि छुआछूत का है। और जब सरकारी नौकरियों का आंकड़ा उठा के देखते हैं तो जाति आधारित गणना में दिखता है कि दलितों को ज़्यादा नौकरी है बनिस्बत अति पिछड़ों के। शायद 0.98% अति पिछड़ों को ही सरकारी नौकरी है। तो अति पिछड़े क्यों पिछड़ते चले गए? जी, पहले तो जातिगत जनगणना के बारे में बता दें सर। इसका जाति जनगणना में इसका 36% था, 36.01% आबादी बताया गया था। लेकिन ताती तत्मा जाति को पुनः एससी कैटेगरी से हटा करके अति पिछड़ा में डाल गया, तो अभी इसका 38% हो गया है। बाकी जो 8% को रिजर्व रखा गया है उसमें हमारी ही अति पिछड़ा जातियाँ जो दूसरे प्रदेशों में या दूसरे देशों में नौकर चाकर काम करते हैं उसकी गणना हो पाई है। तो सही रूप से आंकड़ा किया जाए तो 45% तक इसकी माने जनसंख्या हो सकती है, जो जा सकती है। लेकिन जो अनकाउंटेबल है, एवरेज है, तो वो जा सकती है, लेकिन उसकी हिस्सेदारी अभी तक नहीं मिल पाई है। जितना उसको मिलना चाहिए अभी तक नहीं मिल पाया है। ये समाज बहुत ही आर्थिक रूप से कमज़ोर है और शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, सामाजिक रूप से सबसे नीचे तबके का बना हुआ है। इसमें अभी एक जो कर्पूरी ठाकुर ने एक वर्ग बनाने की परिकल्पना की थी, अति पिछड़ा वर्ग बनाने की, पिछड़ा वर्ग बनाने की, उस परिकल्पना को हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा जो थे, चाहे नीतीश जी हों, लालू जी हों, मुलायम सिंह हों, मायावती हों, उन्होंने उस वर्ग को जाति में बदलने का काम कर दिया और जातियों की रैली करवाने के लिए, राजनीतिक फायदा के लिए उस वर्ग के कंसेप्ट को ख़त्म करते हुए वो जाति में बदल दिया। जो समाजवाद का मूल सिद्धांत था कि जातिवाद ख़त्म करेंगे और उसके बाद ज़मीन का जो सब बंटवारा होगा, सामाजिक सांस्कृतिक में आमूलचूल परिवर्तन होगा, वो सब मुद्दा गौण हो गया। सिर्फ राजनीतिक कारण से किसी वो जातियों में बदल। आप जो अभी बता रहे हैं उसमें 2-3 सवाल उठते हैं, हम एक एक करके पूछेंगे। पहला सवाल तो ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि जो 38 या 40 या 42% या 45% आबादी अति पिछड़ों की है वो हमेशा से उपेक्षा की शिकार रही है, उसके बारे में पूछेंगे। दूसरा पूछेंगे कि आपने सामाजिक न्याय के बारे में बात की, उसके पुरोधाओं के बारे में बात की, तो उनसे क्या चूक हुई वो पूछेंगे, बारी बारी से पूछेंगे। पहला सवाल ये है कि आप कहते हैं कि अति पिछड़े उपेक्षा के शिकार रहे और आज तक उनको उनका हक नहीं मिला है। वो किस आधार पर करते हैं? उसका आधार क्या है? राजनीतिक आधार क्या है? नौकरी के रूप में आधार क्या है? किस रूप में आप देखते हैं इसको? अलग अलग करके बता दीजिए। अलग अलग मैं बताना चाहूँगा। शैक्षणिक रूप से एक सर्वे आया, अभी बिहार का सर्वे हुआ है, उसमें शैक्षणिक रूप से सबसे कोई कमज़ोर है तो अति पिछड़ा है। अच्छा, वो देख लीजिए, दलित से भी बहुत कमज़ोर है। दलित हाँ, शिक्षा के मामले में, नौकरी के मामले में भी इसका जब माने कि 38% है, लेकिन वो 22% ही माने उसका 22% ही फुलफिल कर रहा है। उसका नौकरी का जितना भाग है उसको 36% मिलना चाहिए, लेकिन 22.4% ही उसको हिस्सेदारी मिल रहा है। हिस्सेदारी मिल रहा है। नौकरी में जो है हमें देखे हैं कि 0.9% आबादी ही नौकरी में है, जबकि दलितों का शायद 1 ज़्यादा है उनका, ऐसा कुछ है 1.5% के आसपास। तो क्योंकि उनको अलग से आरक्षण है, तो इसीलिए उसको फ़ायदा मिल रहा है। हम लोगों को कोई संवैधानिक अधिकार नहीं था, कर्पूरी जी दिए, तो उसके चलते कुछ हम लोग आ रहे हैं। अब धीरे धीरे नौकरी में, शिक्षा में धीरे धीरे आ रहे हैं। शिक्षा में दूर है, नौकरी में दूर है। इसके कारण हमारा दूसरी बात है कि राजनीतिक में जो होता है, तो चूँकि हम लोग छोटे छोटे जातियों में बटे हुए हैं, सरकार के द्वारा उन्हें बांटे गए हम लोग हैं, चाहे सरकार के द्वारा, पूर्व के प्रशासन के द्वारा हम लोग बांटे हुए समाज हैं। बट
तो उस बांटे हुए समाज को एकत्रित नहीं देने दिया जा रहा है, जिससे कारण हमारी एक जो इतनी बड़ी 38-40% का एक फोर्स नहीं बन पा रहा है, हमारी हम ये कमजोरी। जानना चाह रहे हैं, वो तो एक अलग विषय है। हाँ मूल विषय है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व कितना है, हाँ अभी कितना है, कुछ साल पहले कितना था, कितने लोग मतलब कितनी चर्चा होती है अधिवेशनों की, विधायक कितने हैं, विधान परिषद में कितने हैं, मंत्री कितने बनते रहे, ये हम समझना चाह रहे हैं। तो इस संबंध में हम कहना चाहेंगे कि अभी जो है पहले अभी 20 था, अभी 2 खत्म हो गया, 18 मात्र मूल अति पिछड़ा है। अभी टोटल 30 था इस विधानसभा में, 30 था, जिसमें 8 तेली है, 1 तमोली, 1 दांगी। ये 3 जो नीतीश जी ने अपना अति पिछड़ा में घुसा दिए हैं, तो 10 सीट वही ले रहा है। ये एक बड़ा सवाल है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप कह रहे हैं कि तेली, तमोली और दांगी हमारा सीट ले रहा है। नौकरी में जो अति पिछड़े के नेचर के नहीं है उनको शामिल किया गया, वो 10 विधायक हैं। हाँ 10 विधायक हैं, और शेष अति पिछड़े 20 विधायक हैं। हाँ अभी 18 है, जिसमें 2 हट गए हैं। हट गए हैं। तो हाँ हाँ इस बार के चुनाव में 2020 के चुनाव में 30 विधायक अति पिछड़ा समूह से चुने गए। इसमें 3 जातियों का 10 सीटों पर था, तेली, तमोली और दांगी। जो कब आए थे अति पिछड़ा समूह में? 1915 में आए थे नीतीश जी सरकार। 2015 उससे पहले अति पिछड़े में नहीं थे। हाँ 2015 में ये लोग आए, उसके उनका प्रतिनिधित्व 10 सीटों का है। और जो आप कहते हैं कि मूल इन 3 जातियों के अलावा है, उन्होंने 20 सीटें जीती थी, इसमें 18 अभी बचे हुए हैं। और इससे पहले 2015 में डाटा देखना पड़ेगा। 2015 में 19 थी सर, 2020 अच्छा 2010 में 17, 2005 में 19, 2000 में 14, 1995 में 14 और 90 में 8। ये इतना ही उसकी अभी तक 90 में 8 थी। 8 है। हाँ 90 के बाद जो 2015 तक जब तेली तमोली नहीं थे इसमें, हाँ तो कमोबेश 14, 15, 20 रहा। लेकिन ये आप मानते हैं कि 90 के बाद थोड़ा बढ़ा। जब लालू जी आए तो थोड़ा सा 95 के बाद बढ़ा, उनका बढ़ा। हाँ लेकिन वो भी 20 के अंदर ही रहा। और जो 243 सीटों की, मान लीजिए कि 90 से पहले तो और ज़्यादा थी। 2012 के बाद 243 सीटें बिहार में हैं, क्योंकि 2000 से पहले झारखंड भी था। तो आप क्या झारखंड को जोड़ के कर रहे हैं, झारखंड को छोड़ के कर रहे थे? नहीं, झारखंड को जोड़ के 2000 में झारखंड बटी है। तो वो जो रिपोर्ट है पहले वाला जो है 2000 से पहले, वो संपूर्ण है, झारखंड मिला के। झारखंड मिला के तो और कम था। जी। और 2000 के बाद से 14, 15, 20 यानी 243 में 10% भी प्रतिनिधित्व नहीं है, जबकि 7.5% है। हाँ, आबादी का प्रतिनिधित्व आपका अगर मान लीजिए कि 38 ही, 38% की आबादी को आज भी 10% मिल रहा है। मिलना चाहिए उसको 92 सीट, आबादी के अनुसार 92 सीट मिलना चाहिए। 15 सीट विधान परिषद में मिलना चाहिए, 14 सीट लोकसभा में मिलना चाहिए, 6 राज्यसभा में मिलना चाहिए। आबादी के अनुसार इतना सीट मिलना चाहिए, सीटें मिलनी चाहिए। विधान परिषद में कितने हैं? अभी विधान परिषद में मात्र 6 हैं। हाँ। उसमें अगर तेली, तमोली, दांगी, हाँ उसमें 2 हैं वो लोग, तो 4 बचे। हाँ 4 बच्चे। उसी तरह राज्यसभा में वैसी 3 हैं, उसमें 1 तेली है। और उसी तरह 2 बचे। उसके अलावा लोकसभा में अभी 6 है। उसमें 6 हैं, 14 के जगह पर 6 हैं, उसमें तेली, तमोली, दांगी नहीं। बस तो ये प्रतिनिधित्व सामाजिक न्याय के इतने साल के बाद और अति पिछड़ा क्या राजनीतिक जाप के बाद भी इतना ही प्रतिनिधित्व क्यों है? क्या अति पिछड़ा जीत नहीं पाते हैं या उनको टिकट नहीं मिलता है? हाँ, सबसे पहले इसमें कारण क्या है कि हम लोग आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर हैं, और दूसरी बात है कि मानसिक रूप से भी थोड़ा सा सबल नहीं हो पाए हैं, शिक्षा को और इसके महत्व को नहीं समझ पाए हैं। भूख जो है ना, भूख का जो बीमारी है, पेट का जो है, तो पेट जो इन लोगों को सब कुछ कराने के लिए, तो उतना महत्व नहीं, संविधान को इतना महत्व नहीं समझते हैं, वोट का इतना महत्व नहीं समझते हैं। बशर्ते मालिक के कहने पर जिसके यहाँ रहते हैं, जिसको यहाँ करते हैं, उसी की आवाज़ सुनते हैं। लेकिन कर्पूरी के बाद थोड़ा सा जागरूकता आई है, कुछ नौकरी में भी गए हैं, कुछ माने राजनीतिक में भी गए हैं,
कुछ आर्थिक रूप से संपन्न भी हुए हैं, एक माने एक निम्न मध्यम वर्ग बनते जा रहा है, उसमें कुछ बना है कर्पूरी ठाकुर के बाद। हाँ, कर्पूरी लेकिन ठाकुर। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि ये लोग जिस व्यक्ति के यहाँ काम करते थे, वो जो आप मालिक कह रहे हैं, हाँ हाँ, तो पॉलिटिकल रूप से भी उससे इन्फ्लुएंस होते इन्फ्लुएंस होते रहे, हाँ। उसके हिसाब से मतदान करते वहाँ रहे। मतदान करते रहे। हाँ। लेकिन अब धीरे धीरे उसमें राजनीतिक जागरूकता, इसी का परिणाम है कि धीरे धीरे अति पिछड़ों की 8-10 पार्टियां बन गई हैं। हाँ, जागरूकता लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जो बड़ी पार्टियां हैं वो टिकट देती हैं पर्याप्त? नहीं, पर्याप्त नहीं देती है, हमको जितना मिलना चाहिए। और 38% के हिसाब से 92, अब मात्र सब दल गठबंधन मिला के 30 से ज़्यादा नहीं देता है, चाहे एनडीए गठबंधन हो चाहे महागठबंधन हो, दोनों गठबंधन को मिला करके 30 243 में से हाँ। 30 सीटें भी नहीं देते हैं। हाँ, तो 30 जीतेगा कैसे? यही दिक्कत है, टिकटें नहीं देते हैं। टिकट नहीं देते हैं। नहीं देते टिकट हैं। क्यों नहीं देते हैं? क्योंकि पैसा नहीं उनके पास, या हाँ, पैसा नहीं है, और दूसरी बात की एकजुटता नहीं है, एकजुटता तो वो खैर जाती। हाँ हाँ, पैसा नहीं है। आप कह रहे हैं कि हमको अति पिछड़ा के लिए काम करना है, सब लोग अति पिछड़ा रैली कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन टिकट नहीं देते हैं। टिकट नहीं ये देते। जो सब लोग कहते हैं कि जिसकी जितनी संख्या हिस्सेदारी, होता है, भागीदारी। हाँ। अभी तो प्रशांत किशोर जी भी कह रहे थे कि हम उस हिसाब से टिकट देंगे। टिकट पता देंगे। नहीं क्या देंगे कि नहीं देंगे, हाँ, लेकिन वो तो वो बात कह की रहे थे। भविष्य की बात लेकिन है। क्या टिकट देते हैं, नहीं देते? आपका कहना था कितने टिकट मिलने चाहिए? 90, 92 93 अति पिछड़ों को मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। लेकिन 30 से ज़्यादा टिकट नहीं मिलता। नहीं मिल पाता है, और कोई दुबई बाकी आपने कहा कि विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा में वही एक ही जैसा हाल है। हाँ। तो पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से केवल बातें कही जाती है, इग्नोर किया जाता है। इग्नोर किया है जाता ना? है। जी, जी। अब हम ये जानना चाह रहे हैं, एक जो बीच में मसला छूट रहा है वो तेली तमोली दांगी का आपने जिक्र छेड़ दिया है। ये क्या मसला है जिसको लेके आप कहते हैं कि मूल अति पिछड़ा और तेली तमोली दांगी? देखिए, अभी जो तेली तमोली दांगी को जोड़ा गया है, उसके बाद से पंचायती राज व्यवस्था में, नगर निकाय में जितने भी माने सीट हैं, उस पर 60-80% यही लोग ले रहे हैं। अभी जो 3 जातियाँ, यह 3 जातियाँ, इन 3 जातियों को अति पिछड़ा में 2015 में शामिल किया गया। 2015 में लेकिन शामिल। आपका क्या तर्क है कि क्यों इनको शामिल नहीं किया जाना चाहिए था? इसीलिए कि ये लोग हमसे ज़्यादा आर्थिक रूप से संपन्न हैं, शिक्षित हैं, है ना, और धनवान भी हैं। आंकड़ा है आपके पास? हाँ, आंकड़ा है। अभी देखिए, मेयर का देख लीजिए, 3 सीट अति पिछड़ा के लिए रिजर्व था, तो तेली जाति तीनों सीट पर ले लिया है। उसके अलावा 2 सीट जनरल का ले लिया है। जो इतनी मजबूत जातियाँ राजनीतिक रूप से सशक्त है, उसको अति पिछड़ा में देना कहाँ का तर्क है? मेयर की पूरे बिहार में 3 सीटें अति पिछड़ा के लिए रिजर्व थी, तीनों पर तेली यही लोग, जाति। वही लोग हाँ। 2 सीट अलग से जनरल वाले थे, जनरल सीटों का भी उसने जीत लिया। ले लिया है, जीत लिया। जब इतनी सशक्त जातियाँ हैं राजनीतिक रूप से, उसको अति पिछड़ा में डालने के बाद जिला परिषद में जान लीजिए, जिला परिषद अध्यक्ष में 7 सीटें रिजर्व है अति पिछड़ा के लिए, उसमें 6 यही लोग ले लिए हैं। 7 में से 6 यही लोग ले लिए हैं। एकमात्र जो सीतामढ़ी माली समाज का आदमी है, मूल अति पिछड़ा है, वही है। तो इस तरह हमारी हकमारी हो रही। नौकरी में अभी व्याख्याता का बहाली हुआ है, नौकरी हुआ है, बीपीएससी का रिजल्ट हुआ है, उस सब में देख लीजिए 50% से 60% यही लोग ले रहे हैं। यही 3 जातियाँ ले रहे हैं। 3 जातियाँ तीन जातियाँ सीटों पर ले कब्जा रहे कर हैं। रही हैं। हाँ। दूसरा हुआ, ये कारण साजिश भी दिया है। इसके पीछे राजनीतिक जो सत्ताधारी उस समय थे, दोनों थे साथ में, लालू जी और नीतीश जी दोनों साथ में 15 में थे। उन्होंने देखा कि अति पिछड़ा धीरे धीरे एक सजग हो रहा है, एक वर्ग बनते जा रहा है। कोई किसी से पूछता है कौन समाज का हो, तो कहता था कि कोई जाति नहीं बताया, कहता हम अति पिछड़ा है। तो एक वर्ग बनने की प्रक्रिया शुरू हो गई थोड़ा सा। तो यदि ये वर्ग बन जाता है, तो आने वाली छोटी जो जातियाँ हैं उसके लिए माने अवरोध पैदा हो सकता है राजनीतिक में। हो सकता है ये बड़ा वर्ग 40% एकजुट हो जाएगा, तो कल हमको सत्ता से निकालना पड़ा। तो इसको कमज़ोर करने के नियत से जो शासक जातियाँ, सामाजिक न्याय की शासक जातियाँ हैं, उसमें डाल दिया। पहला कारण ये है। दूसरा, वो ज़्यादा कोड़ी कुर्मी को जो टक्कर दे रहे थे, ये जातियाँ वो नौकरी में छीन रहे थे, ये सब छीन रहे थे, तो उसको हटाकर इसमें डाल दिया कि अपने समाज को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो जाए। दूसरा ये फायदा किया। तीसरा हुआ कि साला ये आपस में जो डाल दिए हैं वो और मूल अति पिछड़ा आपस में लड़ते रहे, ये इसका हक खाएगा, ये हक खाएगा, आपस में दुश्मनी करते रहे। और सत्ता का मलाई जो विकास के अन्य मानक हैं, उस पर ये लोग बातें नहीं करे, खाली आपसे में झगड़ते रहे। तो ये सब साजिश के चलते ये अति पिछड़ा को कमज़ोर करके नियत से उसमें डाला गया है। और दूसरा पॉलिटिकल कारण है। पॉलिटिकल कारण, उस समय मोदी जी, नीतीश कुमार जी
वो चाह रहे थे पीएम बने, तो तेली को जोड़ने के लिए, चूंकि मोदी जी तेली हैं तो जोड़ने के लिए ये भी एक ठो फायदा उनके मन में, बहुत सारे कारण जिसका, लेकिन इसका शिकार सिर्फ अति पिछड़ा, मूल अति पिछड़ा को होना पड़ा। तो मूल अति पिछड़ा को होना पड़ा। आज ये स्थिति है, उसकी राजनीतिक भागीदारी, उसकी नौकरी की हिस्सेदारी, चाहे आर्थिक संसाधनों पर इसका कोई हक नहीं मिल रहा है अभी तक। मतलब पीछे पिछड़ी जातियाँ, 3 पिछड़ी जातियाँ 2015 में अति पिछड़ों में शामिल की गई। अब वो जातियाँ राजनीतिक रूप से और नौकरी में अति पिछड़ों की हकमारी कर रही है, ये आपका कहना है। हाँ। और अभी हमने सुना कि एक सूढ़ी महापंचायत हुआ, उसमें सूढ़ी जाति के लोग ये मांग कर रहे हैं कि उनको अति पिछड़ा में शामिल किया गया जाए। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? सूढ़ी तो तेली तमोली दांगी से भी बहुत आर्थिक रूप से, माने सांस्कृतिक रूप से कहिए, वैश्य चेतना के नाम पर उसका जो एक संगठन है, उसके बाद शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से बहुत सबल जातियां हैं। अभी जो है एमएलए में माने 8 तेली और कलवार जाति है। यदि तेली कहते हैं, कलवार और सूढ़ी, सूढ़ी ही जाति राजनीतिक में ज़्यादा हैं। बड़े बड़े धन्ना सेठ सब सूढ़ी ही हैं, वैश्यों में। वैश्यों माने सूढ़ी जो है वैश्य का एक शाखा, अपने आप को वैश्य का लीडर समझता है। एक तरफ वैश्य कहता है, दूसरा तरफ शूद्र में भी आना चाहता है। तो उसका मेन एक कारण है कि हम वहाँ जाके मैक्सिमम फ़ायदा ले लें, बाकी हमारा भाई मरे गते या उसको मिले न मिले, उससे हमको, हमारा समाज को कैसे फ़ायदा हो जाए, वो न्याय की भावना से नहीं कर रहे हैं। और सबसे बुरी बात हो गई कि इस तीनों जाति को नीतीश जी ने 15 जाति को घुसा दिया, लेकिन 1% आरक्षण नहीं बढ़ाया, जो 18%। हाँ, 15 जाति को घुसा दिया। 3 बताए इसके अलावा? 3, हाँ, उसके अलावा 12 जातियाँ अलग हैं जो पहले घुसाई, जैसे पटवा सब है, जो कि बहुत जाति, मैंने बहुत पढ़ा लिखा सब कुछ है, उसमें ज़्यादा आर्थिक संपन्न है। तो मैंने 5-6 जातियाँ जो हैं जो घुसाए हैं, जो बहुत ही संपन्न है। 15 जातियाँ जो घुसा दिया गया है, इसके कारण माने हमारा समाज बहुत ही, जो मूल अति पिछड़ा है, बहुत त्रस्त है। और दूसरी बात यह है कि कैसे अब इसको हम लोग निवारण करें, ये समझ चाहिए। तो वो हमारे लिए जैसे जैसे आप प्रश्न करेंगे हम बताते जाएंगे कैसा है। दूसरी बात यह है कि हम मानते हैं कि 1990 से बिहार में सामाजिक न्याय की सरकार रही है। इस सामाजिक न्याय की सरकार का हम बहुत तटस्थता से समझना चाहेंगे, अति पिछड़ों को क्या लाभ हुआ? सर, सबसे बड़े तो सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा चीज़ है कि उन्होंने आवाज़ दी है, मन बुलंद किया है, सबको एक स्वाभिमान जगा है, पिछड़ों में, अति पिछड़ों में, दलितों में। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है सामाजिक न्याय की, सबसे उपलब्धि। हम लोग उनके ऋणी हैं, लालू जी के ऋणी हैं कि उन्होंने एक आत्मबल देने का काम किया, आत्मसम्मान देने का काम किया, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी बात, हमको पद प्रतिष्ठा भी वहाँ मिलना शुरू हुआ। 95 में हमारा जो विधान परिषद में इस सब में नहीं जाता था राज्यसभा में, लालू जी प्रथम बार छोटी छोटी अति पिछड़ी जातियों को विधान परिषद में भेजना किया, राज्यसभा में भेजना शुरू किए। तो इससे हमारे राजनीति जागरूकता बढ़ी। उसके बाद आरक्षण भी बढ़ाया, हमारा कुछ बढ़ाया, भले झारखंड में कुछ उसमें बेईमानियाँ हुई हैं इतना। तो जैसे कि लालू जी आए तो 12-8 था, तो हाँ, तो 12 था, वो कर दिए 10 और 14 कर दिए, फिर बढ़ा करके कैसे किए, 3% सवर्ण आरक्षण था उसको ख़त्म कर दिए। महिला आरक्षण 3% था तो उसको कम करते हुए 2%, 4% आरक्षण को बढ़ा 4%, तो 2% बराबर बराबर बांट लिए। जबकि बंटना चाहिए 1-1.5 के हिसाब से, 8-12 था, हमको 3 मिलना चाहिए, उसको 1 मिलना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा इसमें मार दिया हाथ। और जो कारण हो तो हमारा वहाँ भी नहीं मिला, दूसरे हुआ। जब आप बढ़ा महिला में जो हुआ, महिला में सब पहले जनरल महिला थी, उसमें सवर्ण भी आते थे, पिछड़ा भी आते, पिछड़ा भी सब आते थे, लेकिन उसने पिछड़ा महिला कर दिया। अब पिछड़ा ही महिला किया। जब सामाजिक न्याय के पुरोधात है तो उनको चाहिए था कि पिछड़ाती पिछड़ा दोनों को अलग अलग कर देते, तो वो थोड़ा सा ही कर लिए, है ना। तो लेकिन तब तक उन्होंने, अब 2002 में एक नोटिफिकेशन निकाला जिसमें कि 2000 के बाद जो झारखंड बन गया,
तो 9% 10% जो आरक्षण था आदिवासी का 1% दिया और 9% आपस में बांटा। 1% एसटी को मिला और 4% हम लोगों को दिया। 14 से 18 हो गए और 4% अपने ले लिए, मैंने 12% ऊपर। वो भी बराबरी बटा हाँ, तो लेकिन तब तक उन्होंने 18 जाति को घुसा दिया इसमें अति पिछड़ा। हाँ, 2 जाति को, है ना। मतलब वो भी अपने 18 जातियों अपने को 12 लिए, अपने 12 हुए, वो भी 2 में हमको 18। वो भी 18 जातियों को घुसा दिए। हाँ, वो भी 18 जाति को घुसा दिए। तो उस 15 जाति नीतीश के कुमार। अनुसार से हमको आरक्षण और बढ़ना चाहिए, तो सो नहीं बढ़ा। तो लेकिन हम लोग माफ़ करते हैं, जो भी हो, कम से कम उतना तो नहीं आने वाला। जब नीतीश जी ने जो सरकार, वो तो कुछ ना बढ़ाया, लेकिन नीतीश जी ऐसा निकले हमारे सामाजिक न्याय के पुरोधा कि उन्होंने 15 जाति को घोषित दिया, 1% भी आरक्षण नहीं बढ़ाया। तो इस लेकिन समय नीतीश कुमार कहा जाता है कि अति पिछड़े जो हैं, हाँ नीतीश कुमार के वोटर हैं। हाँ, इसीलिए है सर। नीतीश लालू जी ने 3 काम ऐसा किया था जिससे अति पिछड़ा नाराज हो गया। पहला काम किया था कि अति पिछड़ा का 100 का बैकलॉग सीट था इंजीनियर का, उस पर वो पिछड़ा को भर दिए थे। इस पर हमारे विद्यार्थियों ने केस किया, तो जाके सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा। जब तब जाकर के सरकार ने ऐसे पिला, तब जाकर उसकी बहाली हुई। तो एक माहौल क्रिएट हो गया कि अति पिछड़ा के दुश्मन है। दूसरा हुआ सर कि पंचायती राज व्यवस्था में 1996 में हाई कोर्ट द्वारा कहा कि जिस जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं है, वैसी जातियों को प्रतिनिधित्व माने आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था में दिया जाए। हाई कोर्ट ने कह दिया। अब लालू जी बिगड़ गए ना, पिछड़े को सबको मिलेगा, पिछड़ा अति पिछड़ा सबको मिलेगा। उसके चलते वो चले गए सुप्रीम कोर्ट। फलता अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिल पाया, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो इसी का फ़ायदा उठा करके तब तक कुछ जातिवादी जो कुछ लोग थे गुंडई भी करने लगे, थोड़ा सा गुंडई करने लगा थे, दमगई करने लगे। एक जो मोटा मोटी जो ये जो थोड़ा सा हम उसको और समझना चाहेंगे कि शुरुआत में लालू जी ने जो एक जातियों को इम्पावर करना शुरू किया, तो उसमें अति पिछड़े भी इम्पावर हुए। हाँ हाँ, और कहा गया कि आप वोट दें, आपका कोई दमन करता है तो उसमें एक। और जो लालू जी के अपने वोटर थे, वो अति पिछड़ों के साथ भी कहीं कोई अन्याय होता था तो वो खड़े रहते थे। हाँ, पहले खड़े रहते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब सत्ता में लंबे समय तक लालू जी के वोटर रहे, तो उन्होंने फिर जो कुछ ही, सब नहीं, कुछ ही बदनाम हो गया सबका। पूरे यादव से कम नहीं, 2-4 ठो जो उग्रवादी जाति का होता है वही किया, तो उसका पूरा हल्ला कर दिया लोग। उसके कारण अति पिछड़ों में एक भय का माहौल बना। इसी का फायदा नीतीश जी उठाए। उन्होंने कहा कि भाई यदि हम आते हैं तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में हम आपको आरक्षण लागू करेंगे। और जब सरकार में 205 में आए, सब अति पिछड़ा उधर तरस चले गए अति पिछड़ा में। अति पिछड़ा लालू जी का सरकार बनाने में महत्वपूर्ण, उसको कहते थे कि पचफोरना है, जिन्न है, पचफोरना कहते थे, जिन्न है, कि यही बनवाता है, चुप्पा वोट है, समझा, चुप्पा वोट है कहते थे। लेकिन इस सब कारणों से थोड़ा सा रुष्ट हुए। अब पंचायती राज व्यवस्था में जो चुनाव में हाई कोर्ट ने आरक्षण दिया था उसके अगेंस्ट में चले गए सुप्रीम कोर्ट में, तो थोड़ा सा मन में खलबली। इसका राजनीतिक फायदा नीतीश जी उठाए कि हम आएंगे सरकार में, हमको वोट दो, हमारे साथ आओ, तो हम तुम्हारे पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू करेंगे। और नीतीश जी जब सरकार में आए तो उन्होंने पहला काम किया कि वो SLP वहाँ से वापस ले लिए। और हुआ था फाइल बढ़ी थी, उसमें भी देख लीजिए बेईमान जी, 25% का बढ़ा था कि दिया जाए। चूँकि 17% था 16% एक पर ST, 50% का दायरा था, हमको 37% दे सकता थे, लेकिन 37% नहीं देकर के 25% का बढ़ा। लेकिन जब फाइल लास्ट में गया तो 20% हुआ। अब 20% में गन्ना का आधार पर हुआ कि नहीं कहीं पूर रहा था, गन्ना में ऊंचा नीचा हो रहा था, तो उसको मिलाने के लिए 17.3% ही रियल में आरक्षण पंचायती राज व्यवस्था और नई मिला है। इस तरह हुआ है। ये हमारा समाज अभी नहीं समझ रहा है, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा पढ़ते लिखते हैं, देखते हैं डाटा, तो ये समझ रहे हैं कि 17.3% है। लेकिन तो भी हम लोग खुश थे, इसलिए अति पिछड़े अभी भी हाँ खुश है। दूसरा तीसरा कारण ये है कि न्यायपालिका में उन्होंने अति पिछड़ा को 21% रिजर्वेशन दिया। 15 में 21%, जो 18 इसमें, लेकिन उसमें 21%, जिसके कारण अब न्यायिक व्यवस्था में जो जज मजिस्ट्रेट ये सब बन रहे हैं, अति पिछड़ा जो कभी मुँह नहीं देखता था न्यायपालिका का,
वो बन रहे हैं, तो उससे भी हुआ। दूसरा बहुत सारे योजनाएं चलाए इसमें अति पिछड़ों के लिए, जैसे पहले इंदिरा आवास से लेकर के सबसे छोटी मोटी योजना जो चलते थे, तो अति पिछड़ा के लिए वो हर समय माने कुछ न कुछ करते रहते थे। बस एक ही गलती हुई, 15 जातियों को घुसाते गए और जो हमारा हक हिस्सा गया उसी से हम लोग एनवाइड हो गए। अभी भी मोटा मोटी साथ रहते हैं, अभी साथ हैं, लेकिन अब जो स्थिति आ गई है, जब से राहुल जी आए हैं, राहुल जी अति पिछड़ों की बात करने, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, तो अब हम लोग उनके तरफ जा रहे हैं। चूँकि इधर प्रतिक्रियावादी है, अभी बहुत सारे हमारे अति पिछड़ा, चूँकि नीतीश से मोह भंग या लालू से मोह भंग हो गया, तो बीजेपी की तरफ जा रहा है कुछ जातियाँ। और चूँकि वो अलग अलग तरीके जाति के आधार पर प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो लोग जा रहे हैं। अच्छा, इसे ये तो अलग बात है। एक जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है वो है जिन्न का आपने जिक्र छेड़ दिया। लालू जी कहते थे कि हमको तो जब लालू जी पर आरोप लगता था कि ये बूथ कैप्चरिंग कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, हाथ दे दिए, तो कहे कि हमारे बैलेट बॉक्स से तो जिन्न निकलता है। तो बाद में कहा गया कि ये जिन्न जो है अति पिछड़ा वोटर है, और वो जिन्न जब लालू जी को छोड़ के नीतीश जी को ट्रांसफर हो गया, तो नीतीश जी के पास सत्ता चली गई। 1990 उसका कोर वोटर बना रहा। हाँ, 1990 से लेके 2025 तक किंग मेकर जाति अति पिछड़ा समूह। जी, सही बात है, सही बात है। ये जो ट्रांसफ़र हुआ, तो जो जिन्न है बिहार की राजनीति का, वो अति पिछड़ा है। वो जिन्न क्यों है? इसीलिए कि जिसको चाहता है सत्ता में ले आता है, चुपचाप रहता है, और एक बाइक वोट किसी को दे देता है जो उसका करने के लिए, इसलिए जिन कहा जाता है। समझ में नहीं आता है कि किसको, मतलब जैसे कि हम अगर एक पत्रकार के तौर पर फील्ड में जाते हैं तो देखेंगे माहौल, तो पता चलेगा कि माहौल जो है इसके पक्ष में नहीं है, लेकिन वोट उसको पड़ जाता है। हाँ, चूँकि अति पिछड़ा इतना मुखर नहीं होता है, मुखर नहीं होता, और डर से चुप रहता है। अब समझदार थोड़ा सा राजनीतिक हो गया है, चुपचाप वोट दे देना है, किसको देना है क्या रहता है। जो दबंग आदमी रहता है उसके विरुद्ध में चुपे चाप बोलेगा तो मार खाएगा, कोई उसका संसाधन नहीं है, तो चुप रहता है और चुपचाप जाकर वोट डाल देता है, तो वही जिन कहलाता है। नीतीश जी में खुल गया है, अब खुल के वोट करता है, बात करते हैं लोग। हाँ, अब बात करते हैं। मुखर अब पहले चुपचाप रहता था, अब धीरे धीरे थोड़ा सा मुखर हुए हैं, सब नहीं हुए हैं, थोड़ा मुखर हुए हैं, जो 20% ही मुखर हुए हैं, लेकिन मुखर हुए हैं, खुल के कहते हैं। अब धीरे धीरे अपने अस्तित्व के बारे में भी सोचने लगे हैं कि हमारा खुद का हो। जब हम 40% हैं, 38%, तो हम अपने बल पर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो ये जो वातावरण बना है ना कि अपने बल पर, इसी कारण अभी जो जितनी भी पार्टियां हैं वो अपने ओर खींचने के लिए कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम जातियाँ, चाहे बीजेपी हो, जदयू हो, कांग्रेस हो, राजद हो, सब चाह रहा है कि अति पिछड़ा को हम मिला लें, मैक्सिमम दें। तो अब पहले से ज़्यादा प्रतिनिधि देने का माने वादा करते हैं, देंगे कि नहीं देंगे ये दूसरी बात है, लेकिन एक तीसरा फोर्स भी अब धीरे धीरे तैयार हो रहा है कि हम लोग जो अति पिछड़ा हैं कब तक किसी के पीछे घूमते रहेंगे। हम लोग को अपने, जब हम 40% हैं और हमारी स्थिति सब एक ही समान है, एक ही नीतियों से हमारा विकास हो सकता है, तो हम क्यों अति रहें, किसी की पार्टी में जाएं, किसी का दरबारी करें, किसी का गुलामी करें। अपना नीति, अपने समाज के विकास के लिए नीति हम खुद बना सकते हैं। हमारी इसी जनसंख्या, जब हमारी जनसंख्या है, अब प्रजातंत्र में जनसंख्या का ही महत्व होता है, तो जब आप 40% है तो अपने बल पर बना सकते हैं। एक जागरूकता चाहिए है, और इस जागरूकता को सभी पार्टी चाह रहा है कि इसको हम अपने पार्टी में घुमा लें। लेकिन जो आप भी मानेंगे कि अति पिछड़ा एक समूह के रूप में, एक वर्ग के रूप में, राजनीतिक रूप से अभी भी एकजुट नहीं है, वो कई टुकड़ों में बटा है। मान लीजिए कि एक निषाद समूह है जिसकी खूब चर्चा है, 9% वोट है, 23 जातियाँ हैं, वो एक समूह बन गया है। और कुछ अति पिछड़ों में जब ये होता है कि चंद्रवंशी समाज को टिकट दे दिया जाए तो वो हो जाता है कि चंद्रवंशी। फिर आपने कहा कि वैश्य लोग जो हैं अति पिछड़ा में आए हैं, वो लोग हैं। इसके अलावा अभी एक पार्टी बनी है ताती तत्वा को लेके, वो एक पार्टी बनी है, और भी कुछ पार्टियाँ, छोटी छोटी पार्टियाँ बनी हैं। तो टुकड़ों में समूह बन रहे हैं, एकजुट नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी समस्या यही है सर, हमारे समाज, अति पिछड़ा समाज के लिए सबसे बड़ी समस्या एकजुटता नहीं हो पा रही है। हमारे जननायक उसको वर्ग के रूप में बनाना चाह रहे थे, लेकिन बाद में जाति की राजनीतिक
सामाजिक न्याय के पुरोधार ने खेलना शुरू किया, हमको अति पिछड़ा को अलग अलग जाति में तोड़ने का काम किया। और कुछ हम लोग को अपनी कमजोरी है, जाति को, अपनी जाति को ही हम समझते हैं कि हमारा जाति बहुत महान है, हमारा बहुत बड़ा है, हम क्षत्रिय हैं तो हम यही हैं, अपनी शक्ति का सही उपयोग नहीं करते। हम कुछ आदमी जो हैं क्षत्रिय बनने में लगे हैं तो कुछ SC ST बनने में लगे हुए हैं। अपनी सामूहिक जो अति पिछड़ा की शक्ति है, यदि हम मिल के लड़ें, अति पिछड़े की ही शक्ति को हम बढ़ाने का काम करें, मिल जाएं, जो हक अधिकार दलित को है वही हक अधिकार हमको मिल जाए। जैसे आरक्षण तो मेरा है ही, दूसरा हुआ विधानसभा विधान परिषद में हमारा आरक्षण, एट्रोसिटी एक्ट जो होता है दलित में, वो यदि मिल जाए हमको, प्रमोशन में आरक्षण मिल जाए, यही 3 सिस्टम है। यही हम अति पिछड़ा के लिए मांग करें, तो एक समूह के रूप में, एक समूह के रूप में मांग करें। ना कोई पार्टी ऐसी बनी है जो अपने आप को कहे कि हम अति पिछड़ों की पार्टी, अति पिछड़ों की पार्टी, और ये मुद्दा है पार्टी, मुद्दा हमारा ये रहना चाहिए। तो मुद्दा के आधार पर यदि हम एकजुट होते हैं, अभी मुद्दा सिर्फ राजनीतिक MLA MP बनना है सर, हमारे समाज का, अति पिछड़ा समाज का, लेकिन ये मुद्दा को हमको समझाना है और नीतिगत आधार पर, मुद्दा के आधार पर हमको एकजुट होना है। अभी हमको फोड़ा गया है, हम लोग भी आपस में एक जात को बना देता है किसी को, तो पूरा जात उसको आंख मूंद के भोट देती कि हमारा मान सम्मान मिला। तो ये मान सम्मान, एक MLA MP, हमारे समाज में 6 विधायक हैं, 2-3 मंत्री हैं, MP हैं 2, लेकिन समाज का कोई काम नहीं हो रहा है। निषाद समाज का जो स्थिति है, कोई काम नहीं हो रहा है। सब वही लोग जो चाह रहे हैं, जो पूंजीपति, जो कॉरपोरेट जो चाह रहे हैं वही हो रहा है। हमारे लिए नीति कुछ नहीं बन रहा है, गरीब पूंजी के लिए कोई नीति बन रहा है। तो वो हमारा समाज जाके MLA MP बन के क्या हो रहा है, ये अब हमारा समाज समझने लगा है कि जो हमारा समाज जा रहा है, या तो सरकार के माने पार्टी के पिट्ठू हैं, पिछलग्गू हैं, रेडीबीन हैं, अपना कोई औकात नहीं है, वो जीतते हैं पार्टी के बल पर जीतते हैं, हमारे बल पर नहीं जीत, चूँकि हमारी एकजुटता नहीं है, तो इसीलिए वहाँ जाकर दबू हो जाता है। तो वो भी सोचता है कि यदि हम गए कुछ बोलेंगे तो कल हमको हटा देगा। लाइन में खड़ा हुआ है दूसरा कि हमको ले लीजिए मालिक, वो अपना घुस जाएगा। इस डर से हमारा मुद्दा जो है वो लोग सदन के पटल पर, पब्लिक में नहीं रख पाते हैं, जिससे हमारा विकास तो थोड़ा बहुत मिल रहा है, लेकिन मुद्दे नहीं आ रहे हैं। मुद्दे नहीं आ रहे हैं। तो हम एक सवाल बड़ा अजीब है कि जाति आधारित गणना जो है 112 जातियाँ हैं, उन 112 जातियों में लगता है कि कितनी जातियाँ अति पिछड़ों की है, लेकिन उन 112 जातियों की सूची जब आप देखते हैं तो पता चलता है कि 1% आबादी वाली सिर्फ 11 जातियाँ हैं। 1 लाख से अधिक जिनकी आबादी है, वैसे सिर्फ ये क्या कहते हैं, मतलब 70 जातियाँ ऐसी हैं जिनकी आबादी 1 लाख से भी कम है ना, और उसमें से 65 जाति ऐसी है जिसकी आबादी 30,000 से भी कम है, 65 जाति। और कुछ जाति तो ऐसी है जिसकी 10,000 से 35 जातियाँ ऐसी है जिसकी आबादी 10,000 से भी कम है। इतनी छोटी छोटी आबादी वाली जातियाँ हैं, 112 जातियाँ अलग अलग इलाकों में, कहीं 5,000 कहीं 10,000 ऐसी जातियाँ हैं। तो इतने छोटे छोटे समूह क्यों बन रहे हैं? एक तो सामाजिक व्यवस्था के कारण सर, पहले जो सामाजिक व्यवस्था था, जो जिस पेशा में था, जो जाति का वर्णन हुआ है स्थान के आधार पर, कोई स्थान पर कहाँ रहता है, ऊंचा रहता है, नीचा पहाड़ पर रहता है, नीचे रहता है, नामांकन जो हुआ पेशागत नामांकन हुआ है। तो ये छोटा काम, जैसे कि अथी का हुआ, लकड़ी का काम हुआ, कोई अथी कहलाया, अलग अलग तो अपना करके, इसीलिए छोटी छोटी जातियाँ बन गई है। कोई ऊंचा पर पहाड़ पर रहता है तो वो अलग जाति बन गया, उसी जाति का वो अलग जाति बन गया, ऊंचा पहाड़, नीचा करने वाले एक ही अलग अलग बन गया, इसीलिए छोटी छोटी जातियाँ बन गया। अब हमको अपनी जातियों को ये समझाना है कि हमारी छोटी सी जितनी भी कम है वो MLA बनने से नहीं होगा। नीतिगत फैसला अति पिछड़ों के लिए बने तो हम सबको फायदा होगा। 136 जाति, चूँकि हमारी स्थिति एक समान है, इसी आधार पर ये बना था। छोटी जाति की पहचान की एक राजनीतिक थी, उसको जो गणना हुई, पहचान स्थान पर जाति गिनती गई, तो पहचान हुई जाति के नाम पर। लेकिन अब हमारा सोच ये होना चाहिए कि ये जो वंचित जमात है, गरीब जमात है, वंचित पेशेगत जमात है, इसका विकास कैसे हो। तो क्या छोटी छोटी जातियों को एकीकरण करने की भी प्रक्रिया चल रही है सर, प्रक्रिया चल रही है। अभी निषादों में चला है, उसी तरह कुछ कहारों में भी एक छोटी जातियाँ उसका समृद्ध है, उसी तरह कुछ कुछ जातियों को चला है, लेकिन अभी प्रक्रिया धीमी है और सरकार भी होने नहीं देना चाह रही है, बांट के रखना चाह रही है।
जैसे निषाद का गया वो फाइल 4 बार 5 बार लौटा दिया, नहीं हो रही है। तो उसी तरह उनकी मंशा है कि ये लोग एकजुट न हो, जिससे कि राजनीतिक भविष्य में खतरा हो जाए हमको, इसलिए नहीं होना चाह रहे हैं। हम लोग का ये मेन मकसद है अपने समाज को संगठित करना और मुद्दा आधार पर नीतिगत निर्णय। हम लोग जो गरीब वंचित हैं, अति पिछड़ा मतलब जो गरीब वंचित शोषित समाज है, उस रूप में अपने आप को पहचानो, जात के रूप में मत पहचानो। चूँकि जात के रूप में 10,000 से कम जातियाँ में तुम्हारे क्या वैल्यू होगा? प्रजातंत्र में वोट का वैल्यू होता है, 3 लाख के नीचे तुम्हारा क्या वैल्यू है? पूरे राज्य में हो तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। कब वैल्यू होगा? जब तुम्हारे लिए संपूर्ण अति पिछड़ा के लिए नीतिगत फैसला होगा। तो ये बात समझाने के लिए हम लोग आज सजग हैं और चाह रहे हैं कि लोग, और लोग मान भी गए हैं, धीरे धीरे अब मान रहे हैं। तो हम लोग जो भी बात करते हैं अति पिछड़ा के वर्ग के नाम पर ही मांग करते हैं, क्योंकि समाज पूरा वर्ग का फ़ायदा हो। एक जाति को, निषाद को फ़ायदा हो जाए, चंद्रवंशी को फ़ायदा हो जाए, धानु को फ़ायदा हो, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हम लोगों का ये एम है अति पिछड़ा वर्ग के लिए नीति बने, अति पिछड़ा संपूर्ण अति पिछड़ा वर्ग को शैक्षणिक आर्थिक सशक्तिकरण हो और समाज जो है एक जाति विहीन समाज की ओर अग्रसित हो, एक वर्ग के रूप में बने। हम लोगों का ये भी। अभी बिहार में जाति आधारित गणना हुई, उससे अति पिछड़ों को क्या लाभ हुआ? उसकी वास्तविक स्थिति पता चल गई। सबसे बड़ी की वास्तविक स्थिति कहता था कि इतना है, क्या है, नहीं है। एक तो इस सर्वे अभी तक इसको हम लोग माने सही नहीं मान रहे हैं, क्योंकि सही रहता तो प्रकाशित करता। माने ब्लॉक वाइज क्या लिस्ट है, नहीं लिस्ट है, किसका नाम बहुत सारे हुआ कि छूटा है, नहीं छूटा है। किसी जाति कह रहा है कि हमारा कम दिखाया, कोई कह रहा है कि हम तो इतना पता नहीं था कि इतना हम है, नई जाति जो है बढ़ी जाती है, वो कहा पता नहीं था, अब कह रहा है कि हमारा कम दिखाया जा रहा है। तो ये उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि जिला वाइज प्रखंड वाइज प्रकाशित नहीं किया गया है। डाटा मांगा भी गया है तो कहता है कि नहीं, हम नहीं दे सकते हैं डाटा। तो कहीं न कहीं उसमें आ रहा है त्रुटि। तो लेकिन जो भी आया है उस आधार पर हमें क्लियर पता चल रहा है बिहार में सबसे बड़ी आबादी है, पहला। दूसरा, शैक्षणिक स्तर पर हम बहुत पिछड़े हैं। शैक्षणिक स्तर पर ड्रॉप ऑफ रेट जो है, छोड़ने की, स्कूल छोड़ने की, शिक्षा छोड़ने की सबसे ज़्यादा हम ही में है, अति पिछड़े में है। तीसरा है कि आर्थिक जो मकान में रहने, झुग्गी झोपड़ी रहने वाले सबसे ज़्यादा हम ही हैं। सरकारी नौकरी में सबसे कम हम ही हैं, 22%, 36% में 22% हमारी जो आरक्षण भागीदारी है। हमको 36% होना चाहिए, उसमें इतना ही है। तो इस सारे बहुत सारे तथ्यों को पता चला है किसके पास नहीं है। जो 9 मानकों पर हुआ था हमारा सर्वे, तो उसमें चला है, लेकिन सही से पता हो तो और हमारी स्थिति भयावह हो जाएगी। अभी सर जितना कचरा बुनने वाला, ये सब बुनने वाला जो पहले लोग अनटचेबल कर रहे थे, अब हमारा समाज कर रहा है। पेट के भूख के कारण नाली में जा रहा है। देखिएगा कुम्हार, औरंगाबाद में नाली में कोई मर गया तो कुम्हार समाज का, कोई इस समाज का, माने धीरे धीरे वो काम भी करने लगा पेट के भूख के कारण, जो कभी अस्पृश्य लोग करते थे। स्थिति बहुत भयंकर है। शैक्षणिक हम लोग ड्रॉप आउट ज़्यादा नहीं पढ़ पाते, थोड़ा सच। और जो शिक्षा नीति है अभी बिहार की, वो बिहार की शिक्षा नीति, हम जो गरीब गुरबा अति पिछड़ा थे, गरीब गुरबा मतलब अति पिछड़ा, मैक्सिमम वही लोग हैं, या दलित या अति पिछड़ा। तो उसके लिए जो सरकारी इश्यू, उसको ख़त्म किया गया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो बीजेपी की सरकार है, जो मर्जर की सिस्टम है, क्लोजर की सिस्टम है, उसमें तो और हमारा समाज तबाह हो जाएगा। हमारा समाज, गरीब समाज कभी पढ़ नहीं पाएगा। प्राइवेटाइजेशन पर जोर दिया गया है, इस माने बच्चे के स्कूल से लेकर के हाई स्कूल। समस्या समझ में आ गई ठीक से। जी जी। और अच्छा बेहतर होगी तो और अच्छा समझ में आएगा। जी जी। और उसके लिए समाज एकजुट हो रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से कोई फायदा, सरकार तरफ से जो भी कहा गया है कोई उसमें वादा निभाया नहीं गया। सिर्फ लॉलीपॉप 65% आरक्षण कहा था। हमारी सबसे बढ़िया समस्या 65% में आपकी जो हिस्सेदारी थी वो ठीक थी ना, उसमें भी थोड़ा गड़बड़ हुआ था अति पिछड़ों का। ये 18 ले लिया, हमको 25 दिए अति पिछड़ा को। तो 1.5 के ही हिसाब रखें कर्पूरी ठाकुर के 8-12 से, तो यदि 18 लेते तो हमारा 27 होना चाहिए 1.5 के हिसाब से। तो 2% वहाँ भी मार दिए हैं, तो 2% वहाँ भी मार दिए हैं, तो 25 दिए हैं। लेकिन अब वो कर दिए घोषणा, 9वीं अनुसूची में डालने के लिए कर दिए, लेकिन नहीं हुआ। उसमें भी सर 2 कारण, काहे नहीं हुआ, इसके कारण है।
हाई कोर्ट ने उसको क्यों रिजेक्ट किया? 2 कारण से कि ये रैशनल नहीं है, माने कौन आधार पर आपने 8% और 60% बनाया, उसका आधार क्या है ना? दूसरा है कि समुचित प्रतिनिधित्व, तो समुचित प्रतिनिधित्व किसका है किसका नहीं है। तो समुचित प्रतिनिधित्व 27% आरक्षण पिछड़ा का है, वो 30% पा रहा है नौकरी में, लेकिन अति पिछड़ा 38% में 22% पा रहा है, उसको नहीं है। इंदिरा साहनी केस में 92 में कहा गया है कि जिसका समुचित प्रतिनिधित्व है उसको तुम नौकरी में भी आरक्षण दे सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसके बैरियर को तोड़ सकते हो। तो यदि हाई कोर्ट में सही ढंग से हमारे सरकार जो सामाजिक न्याय की सरकार रखता मांग कि अति पिछड़ों को नहीं है, सिर्फ पिछड़ों को हाई कोर्ट के दलील दिया पेश में, हमारे जो सरकारी वकील से अति पिछड़ों का दलील नहीं रखा सर, इसके कारण यहाँ नहीं हुआ। अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है, लेकिन हम लोगों का संदेह है कि वहाँ भी नहीं रखेगा, क्या रखेगा। नहीं तो मेरा ठीक से लड़ा जाए तो अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ सकता है सर। अच्छा, बात होती है बार बार रोहिणी कमीशन की। हाँ, वो क्या अति पिछड़ों के लिए फायदेमंद है, नहीं है, क्या है? रोहिणी कमीशन सर केंद्रीय कर्मचारियों का एक सर्वे किया है, और सर्वे किया है तो उसमें पाया है कि 883 जाति को शून्य प्रतिनिधित्व है। अभी 2633 जातियाँ का सेंट्रल लिस्ट में है, 2633 जातियाँ, उसमें 837 जातियाँ का शून्य प्रतिनिधित्व है, 998 जाति को 2.5% है। तो जब 2000 जातियाँ उस आरक्षण से कोई फ़ायदा नहीं ले रहा है, मंडल से, मंडल आरक्षण जो मंडल ही है जो पिछड़ों का वर्गीकरण को नहीं स्वीकार किया, जबकि वो संवैधानिक था, पहले से हालते रहा था, लेकिन कोई बहाना लगा करके उसको डिवीज़न नहीं किया। जो कारण हो, मंडल जी का क्या अंदरूनी कारण था, आप हम समझ रहे हैं। वो नहीं है तो हाँ, हम भी समझ रहे हैं, आप भी समझ रहे हैं कारण क्या है, और नहीं करना चाहिए। उसका प्रतिफल क्या हुआ कि हमारा जो केंद्रीय सेवा में ओबीसी का आरक्षण है, उसमें हमारा अति पिछड़ा का प्रतिनिधित्व नहीं पहुँचा। 1700-1800 जातियों का नहीं हुआ, नहीं पहुँच, उसमें अति पिछड़े ज़्यादा, अति पिछड़े ज़्यादा है, माफ कर अति पिछड़े ज़्यादा है। तो ये जो है, तो इसीलिए एक पिछड़ा वर्ग आयोग करुणानिधि ईश्वरैया साहब थे 15 से पहले, उन्होंने रिपोर्ट दिया था। ईश्वरैया साहब पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष थे, रिपोर्ट दिया था कि इसको 3 भाग में बांट दिया जाए। तो बीजेपी सरकार आई, तो बीजेपी सरकार ने रोहिणी कमीशन लागू कर दिया कि भाई इसका सत्यता का जांच के लिए सर्वे करो। माने वो सर्वे किया, बहुत दिन के बाद 23 में अपना रिपोर्ट भी दे दिया। तो उस सर्वे जो किया ना, तो उसमें वही दिया, केंद्रीय कर्मचारियों का सर्वे किया, तो उसी में पाया कि ये फलना फलना रिप्रेजेंटेशन 1800 जाति कुछ नहीं है। अब मात्र 2.7 जातियाँ ही मैक्सिमम 90-80% ले रही है। तो इसीलिए डिवीज़न की आवश्यकता है, रोहिणी कमीशन ने दिखाया। वो 3 भाग बांटना वो किए थे, लेकिन ये क्या किए, ये पहले सुने कि 4 भाग में बांट रहे हैं, लेकिन जब तक राष्ट्रपति के पास दे दिया, जब तक प्रकाशित नहीं करते हैं, हम लोग देखेंगे नहीं कैसे बांटने का क्या तरीका है, क्या सिलसिला है, वो देख लेंगे तब ना हम लोग। लेकिन कुछ तो करें, मोदी सरकार की है तो वो भी फाइल दबा के रखे हुए हैं, राष्ट्रपति के पास इतना दिन हो गया पड़ा हुआ, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो हमारी मांग है कि रोहिणी कमीशन को प्रकाशित करें और उसको लागू करो। जो गरीब वंचित जिसका प्रतिनिधित्व नहीं मिल रहा है उसको दो, समाज के अंतिम व्यक्ति तक कैसे लाभ मिले। आरक्षण का तो यही मूल फायदा है, या गरीबी उन्मूलन का कोई भी जो स्कीम है उसका होता है कि जो सबसे कमज़ोर है उसको पहले पहुँचे। ऐतिहासिक कारण से, सामाजिक कारण से जो पिछड़े गए हैं उसको फ़ायदा होना चाहिए, पहले विशेष अवसर देना चाहिए। ऐसे तो समान शिक्षा, समान चिकित्सा, है ना, न्यायिक व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो विशेष अवसर जो हमको चाहिए पिछड़े कारण, उसमें हमको चाहिए। खास करके हमारी आर्थिक स्थिति पर सर, राजनीतिक तो है, हमारा मानसिक गुलामी, पेट गुलामी के कारण हो रहा है। तो पेट का गुलामी कैसे, जब हम आर्थिक सशक्तिकरण होंगे। आर्थिक सशक्तिकरण कैसे हो सकता है, जब हमको रोजी रोजगार में, काम में मिले। सरकार का बहुत सारे अनुदान चलते हैं, लीज पट्टा, इंडस्ट्रियल इलाका, उसमें हमारी हिस्सेदारी नहीं है। रेलवे की भूमि पड़ता है, उसमें हमारी हिस्सेदारी कुछ नहीं होता है। अभी बात कर भी रहे थे, श्री यादव जी ने कहा था कि ठेके में भी आरक्षण होना चाहिए, और ठेके में भी आरक्षण होना चाहिए, उसमें विधानसभा, विधान परिषद, सब में होना चाहिए। तो इस तरह के बहुत सारे
आर्थिक स्कीमें चलें सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो खरीद फरोख्त होता है उसमें जो भागीदारी होता है उसमें हमको भी लिखता। कॉलेज स्कूल खोलने में जैसे कि अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रावधान है, उसी तरह अलग से हो जाए तो हमारे नाम पर कोई दूसरा भी खोलेगा, हमको पूंजी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो हमको फायदा होगा। तो ये आर्थिक हमारा कैसे लाभ हो, सरकार को इस पर नीतिगत मुद्दों पर काम करना चाहिए सर। एक सवाल आप लोग खत्म करने की स्थिति में हम लोग जा रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को माना जाता है कि अति पिछड़ों के सबसे बड़े आयकर हैं, अभी उनको भारत रत्न भी मिला। कर्पूरी ठाकुर जी की क्या भूमिका रही आप लोग महसूस करते हैं? आज कर्पूरी ठाकुर जी हैं जो आपके साथ कुर्सी पर बैठ करके हम लोग पढ़ रहे हैं। कर्पूरी जी के पहले तो हम लोग कहीं नगण्य थे, किसी के यहाँ नौकर चाकर रख के रूप में काम करते या जातिगत व्यवसाय करते थे। वो आए तो पहचान जो हुई, तो पहचान का जो आरक्षण दिए वो नौकरी में, उसके चलते कुछ हम लोग नौकरी में आए तो अपना हक अधिकार समझने लगे, राजनीतिक जागरूकता आई, आर्थिक सशक्तिकरण थोड़ा सा हुआ, हमारे बीच से माने निम्न मध्यम वर्ग पैदा हुआ, मध्यम वर्ग में निम्न मध्यम वर्ग पैदा हुआ। तो वो जो पैदा हुआ तो एक जागरूकता आई। अब यही उसी जागरूकता का परिणाम है कि हम लोग का अब सब जगह खोजा जा रहा है, सभी पार्टियों में खोजा जा रहा है। और उसी जागरूकता का परिणाम है कि अब हम लोग अलग अपने स्टैंड पर सामाजिक न्याय के मुद्दे पर और सबके न्याय के मुद्दे पर, ये नहीं कि जितने भी प्रगतिशील लोग हैं किसी भी जाति के धर्म के हों, सबको लेकर के चलने का न्याय, समता सुनता बंधुता जो जिसके साथ चलता है इसके साथ चलेगा। हम उसके मिल करके ही, खाली न्याय हमको सबके लिए करना है, सिर्फ अपने लिए नहीं करना है, सबके लिए न्याय करना है। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे सर। निश्चित एक न एक दिन हम लोगों को अति पिछड़ा को माने पूरे समाज का नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। सामाजिक न्याय का पार्ट 2 होगा। पार्ट 2 होगा। अब लास्ट में बुलेट पॉइंट में हम जानना चाह रहे हैं कि अति पिछड़ा समूह की सरकार से, बड़ी पार्टियों से, समाज से क्या मांग है? सबसे तो पहला हमारा मांग है कि ज़मीन में हमारे बहुत भूमिहीन हमारे लोग हैं, किसी के ज़मीन में बसे हुए हैं पुराने समय से, घर बसाने के लिए भी नहीं है, कहीं कहीं रहते हैं। तो 5 डिसमिल ज़मीन जो घोषणा किए थे नीतीश सरकार, बाद में 3 डिसमिल कर दिए थे, वो तो पहले होना चाहिए। सबको जमीन मिलना चाहिए क्योंकि अति पिछड़ी जातियों में से बड़ी संख्या ऐसी जातियों की थी जो खेती नहीं करती थी और खेतिहर मजदूर थी, तो उनके पास ज़मीन नहीं है, तो उनको बसने के लिए कम से कम रहने के लिए शहरी क्षेत्र में दे दो, कुछ मकान आवास दे दो, जो यहाँ शहर में लेबर मजदूर करते हैं, और ग्रामीण क्षेत्रों में बसने के लिए वो दे दे। पहला हुआ सर। दूसरा हुआ शैक्षणिक आधार पर हमको कैसे सबल किया जाए। तो जैसे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बना था कि गरीब सवर्णों के लिए 25% गरीब के लिए रहेगा, तो उसी तरह हमको प्राइवेट संस्थानों में यदि हमको आरक्षण दे दिया जाता है निजी क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में, तो शैक्षणिक जागरूकता हमारी बढ़ेगी। नहीं तो वही सरकारी में हम करेंगे। 2 पॉइंट हो गया। न्याय की, अब हमारा साथ शोषण अत्याचार बहुत होता है सर। आज तक सबसे बड़ी मांग हमारी ये है कि गिनती करो, जैसे SC ST में गिनती करते हो ना, उसी तरह तो अति पिछड़ा खाली गिनती करो, जबकि अति पिछड़ा यहाँ अलग है, पहचान है। तुम गिनती करो कि कितने अति पिछड़े के जाते हैं, जेल में है कि हत्या हुई, बलात्कार हुआ, क्या हुआ, तुम उसका खाली गिनती कर लो। गिनती कर लोगे तो स्पष्ट डाटा आ जाएगा। सबसे ज़्यादा उसमें अति पिछड़ी जातियों को सर, ये जातियाँ जो है सहनशील है, समझता है, भाग्यवादी है, वो समझता है, वो समझता है कि वो हमारा साला पूर्व जन्म का कर्ता अति लिखा हुआ था, इसीलिए हमारा साथ हो रहा है। प्रतिकार की भावना नहीं है। तो इसकी सेव के लिए हमको एट्रोसिटी एक्ट चाहिए सर। जैसे हाँ SC ST की तरह है उसी तरह हो जाएगा, तो दूसरा आदमी डरेगा कि इस पर करेंगे तो हम पर ST ST लग गया। सबसे ज़्यादा अत्याचार इसी कारण हो रहा है। अति पिछड़ों पर हमको ऐसी जानकारी है कि अति पिछड़ी महिलाओं के साथ रेप होता है। हमारा समाज बोल नहीं पाता है, और जो बोलता है उसका भी इतना ग्राफ है आगे, SC ST भी से ज़्यादा है। वो तो रिवोल्ट करना जानता है, हमारा समाज रिवोल्ट भी नहीं कर पाता है मानसिक गुलामी के कारण। तो इसीलिए एट्रोसिटी है। दूसरी बात, पंचायती राज व्यवस्था में हमारा आरक्षण 20% मान लीजिए हो तो 17% रिजर्व है, बाकी 33% जो बचता है तो वो तो हमको दे दो। जब पिछड़ा का नहीं देते हो, 50% का लिमिट है तो वो दे दो। हाँ, वो दे दो।
और सबसे बड़ी मांग है कि जो सबल जाति को घुसा दिए हो उसको तो अलग से दे दो आरक्षण, हम ही से ले लो, उसको अलग से दो, वो भी हमारा भाई। हाँ, उसको अलग से दे दो, हमको अलग से दे दो, जिससे हमारा, हाँ, जिससे कि हमारा भी सोच, हाँ, वो मैंने अलग से दे दो, हमको भी अलग से दे दो। हम उसका विरोधी नहीं है, उसका आरक्षण हो, लेकिन हमारे ही भाई, हम ही, हमारा धड़ संपत्ति, हमारा हक अधिकार छीन रहा है तो सहन नहीं होगा। ये सारी मुद्दा है। आर्थिक क्षेत्र में जैसे कि बताए कि आर्थिक क्षेत्र में हमारा बहुत सारा चाहिए, है ना, ठीक पटल। राजनीतिक रूप से जैसे चुनाव आने वाला है, राजनीतिक दलों से क्या अपेक्षा है? हम लोग तो अपेक्षा है कि हमारे जनसंख्या के अनुपात में जिससे 92 होता है दें, जन स्वराज वाला पहले 75 घोषित किए थे, तो अब 70 घोषित किए हैं, कम ही कर दिए 5। उस समय घोषणा किए थे कि 500 को विद्यार्थी को हम पढ़ाएंगे, अति पिछड़ा को अभी तक पढ़ाए नहीं, तो वो भी मतलब तो अनुपात के हिसाब से देंगे। तो लेकिन वो अब क्या होगा समय बताएगा। दोनों गठबंधनों को ध्यान रखना चाहिए। हाँ, दोनों पार्टी भी, नीतीश, लालू, ये सब जो गठबंधन मिला के भी हमको दे दें, हमको 92 है तो हमको कम से कम 50 दे दे तो मन खुश हो जाएगा। ये स्थिति है सर। ये तो आपकी बात है। हाँ। अपने समाज से क्या करना चाहते हैं? हम अपने समाज से कहते हैं कि अपने आप को मजबूत करो, तुम्हारी जनसंख्या है, तुम्हारा पूर्वज एक से एक वीर होदा हो गया है, सिंधु घाटी की सभ्यता का निर्माता तुम ही हो। बाकी में जितने भी राजा महाराजा बने, तुम्हारे संत महात्मा जितने भी बने, कबीर से लेकर इस तक तुम्हारे समाज के थे। अपने आप को जानो। मॉरिशस, सूरीनाम में राजा कौन बने? अति पिछड़ा समाज का लड़का ही वहाँ जा कर के प्रधानमंत्री और बना है। तो तुम अपने, ये सब बना है, तो अपने इतिहास को पहचानो, आइकॉन को पहचानो। पेरियार, फूले हमारे वंशज थे, अति पिछड़ा वंशज थे, माली समाज के, पाल समाज के। तो हम जब हमारा इतना सांस्कृतिक ऊंचे है तो उसको पहचानो, अपने आप को आत्मबल मजबूत करो कि तुम भी कुछ कर सकते हो। तुम्हारा एक सभ्यता का निर्माण किया हुआ है। कुछ में तो ये कहता कि अर्जन सभ्यता निषादों की सभ्यता थी, निषाद के ही वेद व्यास को जो तुलना किया गया, झूठ है सर, परिकल्पना उसकी बात की बात है। तो तुम्हारा इतना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। और सबसे खासियत ये है कि तुम्हारी जनसंख्या 40% है। ये बहुत प्रजातंत्र में तुम्हारा स्थिति बदलने के लिए बहुत बड़ा फैक्टर है। तो इसको महसूस करो। आप वैचारिक रूप से जागृत होकर के और सबके साथ न्याय, सबका विकास, ये भावना के लेकर चलो। जहाँ भी अन्याय होता है, चाहे किसी जाति धर्म के साथ हो, वहाँ जाके खड़ा हो, अपने नेतृत्व डेवलप करो और आगे बढ़ो। नीतिगत फैसला के लिए, कमज़ोर वंचित वर्ग के नीतिगत फैसला के लिए आगे बढ़ो, ताकि समाज में ऊंचा हो करके फिर वही पुरानी स्थिति में तुम लौट सको और सबके साथ न्याय कर सको। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात बताई और बहुत विस्तार से आपसे बात हुई। आपको लगता है कि ये बातचीत अति पिछड़ा समाज, उसके मुद्दे, उसकी राजनीति, इन तमाम चीज़ों को समझने में हम सब के लिए मददगार होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का यूट्यूब चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।